गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों, पॉलिटी क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आर्टिकल 1 और 2 के बारे में अध्ययन किया था। हमारी जो लास्ट क्लास के इसमें अनुच्छेद 2 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अनुच्छेद 2 है जो भारत के बाहरी राज्य क्षेत्र को उसके अंदर मिलाना करना उससे से संबंधित था। और आज जो हम अध्ययन करेंगे साथियों अनुच्छेद 3 व 4 उसके बारे में। तो जरा देखिए आर्टिकल 3 में किस बात का उल्लेख है, जरा देखिए अनुच्छेद 3। साथियों अनुच्छेद 3 में भारत के भीतर होने वाले परिवर्तन व उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। जरा देखिए आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों व उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। देखिए जरा आर्टिकल 3 ये कहता है साथियों कि अनुच्छेद 3 में इस बात का उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों व उसकी प्रक्रिया का उल्लेख है। जरा देखिए इसके तहत कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जरा देखिए इसके तहत होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो आर्टिकल साथियों 3 है उस आर्टिकल 3 के तहत जो होने वाले परिवर्तन है उसमें हम देखते हैं नए राज्य का गठन, राज्य की सीमा में परिवर्तन। दूसरा देखिए राज्य की सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन तात्पर्य साथियों ज्यादा करना या उसकी सीमा कम करना। और तीसरा जो है साथियों है नए राज्य के नाम में परिवर्तन। तीसरा क्या है साथियों, राज्य के नाम में परिवर्तन। इस प्रकार साथियों आर्टिकल 3 के अनुसार इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो किए जाते हैं साथियों। नए राज्य का गठन करना, राज्य की सीमा में परिवर्तन ज्यादा या कम करना, राज्य के नाम में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 में इस बात का उल्लेख है साथियों। अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सूची में भारत के बारे में बताया गया था। उसके बाद अनुच्छेद 2 में बाहरी की बात कर रहे थे हम, अर्जितों की, और उसके बाद में आर्टिकल 3 हम जो बात कर रहे हैं साथियों उसके अनुसार ये है। अब जरा देखिए ये आपको पता होना चाहिए किस प्रकार इसकी जो प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया से आपको पता है साथियों बिल लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, बिल लाया जाएगा यानी विधेयक। प्रक्रिया की बात करें हम तो संसद के अंदर 2 हाउस होते हैं, एक आपकी लोकसभा और एक आपकी राज्यसभा। इनमें से दोनों में से किसी भी हाउस में बिल लाया जाता है। और इससे पहले राष्ट्रपति से, इससे पहले क्या होता है, इससे पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इससे पहले राष्ट्रपति की राय यानी उसकी राय ली जाती है राष्ट्रपति इससे पहले, और इसके बाद में अनुमति, और उसके बाद में इसमें राज्य के विधानमंडल से भी पूछा जाता है। और इस प्रकार से प्रक्रिया के तहत ये कार्य किया जाता है साथियों। अब जरा देखिए जो हम चर्चा कर रहे थे आर्टिकल 3 की, उस आर्टिकल 3 के तहत हम किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी सीमा कम या ज्यादा कर सकते हैं, और नए राज्य का साथियों हम क्या गठन कर सकते हैं। जरा देखिए अब इस अनुच्छेद 3 के संदर्भ में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो निम्न प्रकार से होता है। जरा देखिए अनुच्छेद 3 की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का उल्लेख साथियों इस प्रकार होता है। जरा देखिए आर्टिकल 3 में इस प्रक्रिया का उल्लेख है। इस संदर्भ में संसद के किसी भी सदन में विधेयक यानी बिल लाया जा सकता है। ये पता है आपको साथियों हमारे जो संसद है उस संसद में किसी भी सदन के अंदर, तो पहला जो देखिए
इस संदर्भ में संसद के किसी भी सदन में बिल यानी कि विधेयक लाया जाता है। इस संदर्भ में संसद के किसी भी सदन में विधेयक यानी बिल लाया जा सकता है। नंबर 2 देखिए, ये तो है इसकी एक बात, और नंबर 2 बात जरा देखिए। नंबर 2 में आता है साथियों कि संसद में विधेयक लाए जाने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल से राय लेता है। यानी कि संसद में बिल यानी विधेयक लाए जाने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित सदन से राय लेता है, संबंधित सदन से साथियों राय लेता है। और तीसरी जो बात है इसमें, संबंधित राज्य विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि में राय देनी होती है। जब ये राय ली जाती है तो इसमें तीसरा है कि संबंधित सदन को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि में अपनी राय देनी होती है, निर्धारित अवधि में अपनी राय देनी होती है। तो इस प्रकार ये 3 प्रक्रिया है। अर्थात इस बात का ध्यान रखिए, नोट लगाते, इंपॉर्टेंट बात ये अर्थात कि संविधान में इस संदर्भ में अवधि का उल्लेख नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जो अवधि है भाई, महीने 2 महीने में संबंधित सदन कितने समय में उसको अपनी राय देगा, इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो इस बात को आप नोट कीजिए, कभी पूछ लिया जाता है। जरा देखिए, इस संदर्भ में संविधान में अवधि का उल्लेख नहीं है। समझ में आई? कहने का तात्पर्य इस संदर्भ में यानी कि जो राष्ट्रपति संबंधित राज्य से जो राय लेता है तो उसका उल्लेख नहीं है, यानी कि उसी का। दूसरी बात, राय को मानना या नहीं मानना साथियों, ये संसद पर निर्भर करता है। यानी कि इन्होंने राय तो ले ली, लेकिन राय को यानी सलाह को मानना या न मानना ये संसद पर डिपेंड करता है साथियों। किस पर डिपेंड करेगा? संसद पर। संसद चाहे तो इसको मान सकती है, चाहे तो इसको नहीं मान सकती। अभी आप लोगों को पता है, जैसे 5 अगस्त 2019 को J&K के लिए हुआ, उससे पहले आपको पता है कि 2019 में कश्मीर को राज्य पुनर्गठन के हिसाब से किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उससे पहले में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 के अंदर। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया का उल्लेख है वो आर्टिकल 3 में दिखाया गया है साथियों। अब देखिए आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जरा देखिए। अनुच्छेद 4 के बारे में हम चर्चा करते हैं। आर्टिकल 3 के अंदर समझ में आया, यानी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, उसकी सीमाओं को बढ़ाना, नए राज्य का गठन करना, उसका प्रोसेस इस प्रकार का जो हमने पढ़ा साथियों। अब आता है हमारा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है साथियों, जरा देखिए। आर्टिकल जो 4 है साथियों, वो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होती। साथियों पता है ना आपको, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है साथियों, जरा देखिए। अनुच्छेद 4 इस बात को उल्लेख करता है साथियों कि अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 3 में क्या कहता है, अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत देखिए जरा। अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे, जो भी परिवर्तन
किए जाएंगे उन पर अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे साथियों, उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, अर्थात आर्टिकल 368 की प्रक्रिया आर्टिकल 2 और 3 पर लागू नहीं होगी, ऐसा आर्टिकल 4 कहता है आपका। अनुच्छेद 4 इस बात का कहता है कि अब ये तो आपको पता ही है, जैसे अनुच्छेद 2 में, भाई ये तो आपको पता ना, अनुच्छेद 2 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 2 कहता है आपका बाहरी प्रदेश को शामिल करना। क्या कहता है अनुच्छेद 2? बाहरी प्रदेश को शामिल करना आर्टिकल 2 कहता है। और आपका अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्य का गठन, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। कहने का तात्पर्य इसमें 368 की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं होगा। आर्टिकल 2 और 3 ये कहता है कि इसमें 368 की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं होगा, अर्थात ये साधारण प्रक्रिया से, अर्थात ये साधारण बहुमत से होगा कार्य, अर्थात संसद के साधारण बहुमत से। अब आप कहोगे सर ये कहां पर लिखा हुआ है, कि आपने कैसे कहा कि ये साधारण बहुमत से होगा? तो हम ये कह रहे हैं आपको कि आपका आर्टिकल 4 ये कह रहा है साथियों कि अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन लागू होंगे उन पर 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी, अर्थात 368 की प्रक्रिया जब लागू नहीं होगी इन पर, तो इसका मतलब साधारण बहुमत से ही होगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और 368 के तहत 2 तरीके से संविधान संशोधन होना बताया गया है। जरा देखिए, आगे देखिए साथियों, इसको नोट करती जल्दी साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें प्रतियोगी परीक्षा में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए, हम आगे देखिए, जरा नोट लगा के लिखिए इस बात को। जरा देखिए, हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है किसमें साथियों? आर्टिकल 368 के अंदर प्रक्रिया का उल्लेख है। और अनुच्छेद 368 के अनुसार, साथ में ये भी देखिए, अनुच्छेद 368 के अनुसार दो प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 368 ये भी कहता है साथियों कि इस वक्त 2 तरीकों से संविधान संशोधन किया जाता है। जरा देखिए 2 तरीके कौन से हैं, उस पर जरा देखिए। तरीका पहला देखिए, यह है साथियों विशेष बहुमत। कौन सा हुआ? विशेष बहुमत। और जो दूसरा तरीका है साथियों, वो दूसरा तरीका क्या है? विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन। जरा देखिए, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडल का अनुमोदन। आधे राज्य के विधानमंडल का अनुमोदन, ये बात। अब बात आ जाती है साथियों कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इस प्रकार होती है। तो सामान्यतः जो संविधान में संशोधन होता है, देखो संविधान में जो संशोधन होगा सामान्यतः वो 3 प्रकार से होता है साथियों। संविधान में जो संशोधन होते हैं ना, वो 3 प्रकार हो गए। एक तो पहला आपका सामान्य रह गया, दूसरा विशेष आ गया, तीसरा ये हो गया। एक बार नोटिंग कीजिए, जरा देखिए, इस प्रकार 3 प्रकार से हो गए संशोधन। एक तो सामान्य बहुमत से, संसद सामान्य जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर हमने बताया,
सामान्य। दूसरा देखिए वो आपका विशेष बहुमत। और साथियों जो तीसरा है उस पे देखिए आप, तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधान मंडल का अनुमोदन। इस प्रकार संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया, सामान्य संविधान संशोधन 3 प्रकार से होते हैं, सामान्य, विशेष और विशेष प्लस आधे राज्य के विधानमंडल। तो आर्टिकल 368 के अनुसार विशेष बहुमत की प्रक्रिया और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की प्रक्रिया का साथियों उल्लेख है। अब देखिए जरा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हमने पढ़ा। इसके अनुसार 2 तरीकों से संविधान में संशोधन होते हैं, विशेष और विशेष प्लस आधे विधानमंडल होते हैं। भारतीय संविधान में 3 तरीकों से संविधान में संशोधन है, जो हमने पढ़ा। संविधान में संशोधन भारत में 3 प्रकार से, वो तीनों प्रकार पढ़े, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों का बहुमत। तो ये क्लियर हुई बात। संविधान में सामान्य 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं, सिंपल, विशेष और विशेष प्लस आधे राज्य के बारे में। और 368 के अनुसार 2 प्रकार से होंगे साथियों, विशेष बहुमत प्लस विशेष प्लस आधे राज्यों का। अब बात आ जाती है साहब कि सामान्य बहुमत किसे कहते हैं। अब देखिए जरा, सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए जरा, अब देखिए साथियों, सामान्य बहुमत की बात करते हैं हम। सामान्य बहुमत से क्या तात्पर्य होता है और विशेष बहुमत से क्या होता है, तो इस पर हम जब बात करें तो सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत, तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत होता है। सामान्य बहुमत की बात करें तो जो कुल उसकी कोरम होती है, जो गणपूर्ति होती है 1/10, उसमें जो सामान्य प्रक्रिया से जो हो जाता है उसको हम सामान्य कहते हैं। अब जरा देखिए, विशेष बहुमत, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का। पहले तो ये बात सोचिए जरा, देखिए कि संविधान में क्या होता है, संशोधन क्या होता है, जरा देखिए। तो संविधान में संशोधन साथियों, तो संविधान में संशोधन से तात्पर्य, आपका तात्पर्य क्या है, तो जरा देखिए। संविधान में संशोधन से तात्पर्य होता है साथियों, या तो आप संविधान में कुछ जोड़ना चाहोगे आप, या तो संविधान में कुछ आपको जोड़ना हो या आपको हटाना हो, समझे ना बात, या तो आपको कुछ जोड़ना हो या आपको हटाना हो या उसमें कुछ परिवर्तन करने हो, उसमें कुछ परिवर्तन करना हो। ये सब साथियों, ये जो प्रक्रिया है ये सब क्या है, संशोधन है साथियों। इस प्रकार से संविधान में क्या किया जाता है साथियों, संशोधन किया जाता है। तीनों शामिल होते हैं संशोधन में, या तो आप उसको जोड़ दो या उसमें से कुछ घटा दो या उसमें से कुछ परिवर्तन कर दो, ये सब शामिल होते हैं। अब बात आ जाती है कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति संसद में निहित है साथियों, आर्टिकल 368 के अनुसार उसको स्पष्ट उसका उल्लेख है। संविधान में जो संशोधन की शक्ति संसद को है, जरा देखिए, संविधान में संशोधन की शक्ति, संविधान में संशोधन की जो शक्ति संसद को प्राप्त है उसका अनुच्छेद 368 में साथियों स्पष्ट उल्लेख है, उसका स्पष्ट उल्लेख है, उसका स्पष्ट उल्लेख है। अब बात आ जाती है कि जो इसका प्रोसेस है वो किस प्रकार है, जरा देखिए। संशोधन की हम बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो ये आपकी संसद है, जरा देखिए। जैसे माना कि आपकी क्या है, संसद है, ये आपकी संसद है साथियों। ये जो संसद है साथियों, इस संसद के 2 हाउस होते हैं। कितने हाउस हुए, 2। एक तो हुआ आपका लोकसभा और एक हुआ आपका राज्यसभा। ये आपको पता है कि जो राज्यसभा आपका परमानेंट हाउस है, ये परमानेंट हाउस है, ये स्थायी सदन होता है, ये स्थायी सदन होता है। अब जरा देखिए आप, ये आपकी अब लोकसभा और ये आपकी साथियों राज्यसभा। अब ये जो प्रोसेस होता है ना साथियों, यानी इसमें क्या होगा, यानी बिल
बिल कोई से भी सदन में आप ला सकते हो संविधान संशोधन के लिए। तो अब इसमें जो आगे का जो प्रोसेस होता है वो जरा देखिए, या तो वो पारित हो जाएगा, या तो क्या होगा, पारित होगा, या वो जो बिल वो खारिज या खारिज होगा। या तो वो पारित होता है या खारिज कर सकते हैं। देखिए जरा, जो संविधान में संशोधन होता है ना साथियों, वो दोनों सदनों में समान, दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। इसके लिए इस बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको कि दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। वही बात इधर होगी, या तो वो पारित कर सकती है या खारिज, या तो पारित कर सकती है या खारिज कर सकती है। वही बात है भाई, इसमें 5 लोग कोई बिल आया लोकसभा में, लोकसभा ने उसको क्या किया, पारित कर दिया। पारित करने के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने अगर उसको पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, सिग्नेचर होकर फिर क्या होता है, कानून बन जाता है। या कोई बिल मान लो पहले लोकसभा में आया, फिर लोकसभा से इधर आया, लोकसभा ने उसको खारिज कर दिया, राज्यसभा ने उसको खारिज कर दिया, बिल समाप्त। तो इस प्रकार कोई से भी सदन में ला सकते हैं, दोनों सदनों को बराबर इसमें पावर है। तो जरा देखिए कि संविधान में संशोधन हेतु संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए साथियों संविधान के कोई से भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है, यानी बिल लाया जा सकता है। समझ में आई बात आपको कि कोई से में भी बिल लाया जा सकता है अमेंडमेंट के लिए। दोनों के पास इस संदर्भ में, संविधान संशोधन के संदर्भ में साथियों समान शक्तियां प्राप्त है दोनों सदनों को। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, यानी दोनों सदनों को साथियों, दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। दोनों सदनों को साथियों समान शक्तियां प्राप्त है। संविधान में संशोधन विधेयकों को एक सदन पारित करता है तो विधेयक दूसरे सदन में जाता है, और दूसरा सदन उस विधेयक को अगर पारित कर दे सकता है या उसको इनकार कर सकता है। तो संविधान में संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ज्वाइंट मीटिंग नहीं होती। संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक का यानी ज्वाइंट मीटिंग का कोई प्रावधान नहीं है साथियों, इस पर नहीं है। संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं होती है, इसका कोई प्रावधान नहीं है साथियों। ये आप नोट कीजिए, जरा देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। अब देखिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम बहुत विस्तृत से समझेंगे, इसमें समय लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला जो टॉपिक है, अगर एक कोमा भी लगता है साथियों, अगर एक बिंदु भी लगती है, कोई एक शब्द भी जोड़ा जाता है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, उसके प्रक्रिया होती है। अब जरा देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, यहां तक हमने चर्चा कर ली, यानी कि संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अब देखिए जरा कि हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो संविधान संशोधन का, तो जरा देखिए कि संसद में सामान्य, अगर हम बहुमत की बात करें, सामान्य की बात करते साथियों, फिर विशिष्ट की, फिर आधे राज्य की। तो पहला जो हमारा है सामान्य बहुमत, जरा देखिए सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत से किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उस पर हम देखिए। जैसे कि मानिए आपकी ये संसद है साथियों, ये संसद है, ये संसद है, इस संसद के आपके 2 सदन है साथियों, एक है आपकी लोकसभा और एक है आपकी राज्यसभा। जरा देखिए, आपको पता है कि राज्यसभा में आपके पास 543 सदस्य हैं, और इधर आपको पता है कि आपके पास 245 सदस्य हैं। अब जरा देखिए,
जो कोरम जिसको हम कहते हैं या गणपूर्ति कहते हैं वो क्या है? कोरम या गणपूर्ति वह न्यूनतम संख्या जो उपस्थित होनी चाहिए। कोरम या गणपूर्ति संख्या से तात्पर्य है कि वह न्यूनतम संख्या जो उपस्थित होनी चाहिए। भाई देखिए जरा, कोरम की बात करें तो कोरम क्या होती है? कोरम या गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति यानी कि वह न्यूनतम संख्या जो उपस्थित होनी चाहिए, वह न्यूनतम संख्या जो साथियों उपस्थित होनी चाहिए। अब जरा देखिए, अब आपको पता है कि सामान्य बहुमत यानी गणपूर्ति होने के पश्चात ही उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक सामान्य बहुमत कहलाता है। यानी कि आधे से एक अधिक सामान्य बहुमत यानी कोरम या गणपूर्ति यानी 10% तो 543 का यानी कि 54, और 245 की अगर हम बात करें तो 25, और हम बात करें तो 25। सामान्य बहुमत गणपूर्ति होने के पश्चात जरा देखिए, सामान्य बहुमत गणपूर्ति होने के पश्चात, सामान्य बहुमत गणपूर्ति होने के पश्चात उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक, उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक सामान्य बहुमत कहलाता है। सामान्य बहुमत कहलाता। सामान्य बहुमत गणपूर्ति होने के पश्चात उपस्थित सदस्यों के आधे से एक अधिक सामान्य क्या होता है भाई? उसका सामान्य बहुमत कहलाता है। साथियों समझ में आई बात? सामान्य बहुमत जरा देखिए सामान्य बहुमत पर बात कर रहे थे कि समझ में आया आपके? यानी कि आपकी जो लोकसभा है उस लोकसभा में 543 आपके पास सीट है, उसका 10% कोरम सामान्य गणपूर्ति होनी चाहिए, 54% हो गया। उसके बाद 245 का अगर हम 10% की बात करें साथियों तो 25 हो गए। तो सामान्य बहुमत का तात्पर्य होता है गणपूर्ति होने के पश्चात उपस्थित सदस्यों से एक अधिक, यानी कि उपस्थित सदस्यों से एक अधिक, यानी आपके पास 54 है। इस 54 से का अगर हम बात करें तो इसका 25 आपके पास, 24 आपके पास, इस प्रकार की उपस्थित प्लस एक होने आधे से एक अधिक होने के बाद में इसकी गणपूर्ति सामान्य बहुमत कहलाती है। अब जरा देखिए उसी प्रकार, यानी कि आपके पास 54 है, तो आपके पास अगर मान लो आधे से एक 28 आए तो आपका हो गया। उधर आपके पास 25 है तो 13 उधर आते हैं आपके पास, इसको गणपूर्ति हो गई तो सामान्य मेजोरिटी हो गई। अब हम जो बात कर रहे हैं साथियों वो है आपका विशेष बहुमत। जरा देखिए विशेष बहुमत, विशेष बहुमत की अगर हम बात करें साथियों तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। जरा देखिए सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत, ये साथियों विशेष बहुमत कहलाता है। यानी कि आपकी राज्यसभा की संख्या 245, यानी कि आपके राज्य सभा में संख्या कितनी
245। कुल सदस्य संख्या का बहुमत है आपके पास, कुल सदस्य संख्या का बहुमत की अगर हम बात करें तो वो है आपके पास 123। आदेश +1 तो 123 हो गई आपके पास। और उपस्थित एवं मतदान करने वाले की अगर हम बात करें, मान लो उपस्थित और मतदान करने वाले की बात करें तो 230। उसी प्रकार राज्यसभा के अंदर देखिए, ये तो राज्यसभा, उसी प्रकार हम लोकसभा में देखें आप तो राज्यसभा और लोकसभा में देखें तो लोकसभा में आपके पास 543 है, बहुमत मंत्री होना चाहिए था, उपस्थित 100 है। इस राज्यसभा की पहले तरह राज्यसभा ही देखिए, बिल राज्यसभा में आ रहा है तो उसके लिए, यानी राज्यसभा में आपके पास 245, बहुमत 123 होना चाहिए और उपस्थित यानी कि 100 है तो 100 का 2/3 यानी 67 हो जाता है, तो मतदान बराबर 100 तो 67%। जरा देखिए, यानी कि जो राज्यसभा है 245 तो 245, आधे से अधिक 123 और उपस्थित और मतदान करने वाले अगर हम बात करें उपस्थित तो वो 100 मान लो, 2/3 विशेष बहुमत मतदान के लिए 100 किया मतदान है तो 67 आ गए। इस प्रकार ये साथियों ये आपका विशेष बहुमत है। आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन के संदर्भ में दिल्ली, पांडुचेरी भी शामिल है, तो 28 + 2 यानी जी 30। आधे की अगर हम बात करते हैं ना तो उसमें भी शामिल, तो ये विशेष। अब जरा देखिए, आगे देखिए, सिंपल साधारण गणपूर्ति से आधे, 1/2 गौरव, फिर विशेष हो गया। जरा देखिए, आधे राज्यों के हम बात कर रहे थे, आधे राज्यों की, तो उसमें आपको मैं ये जानकारी भी दे दूं कि हमारे 28 स्टेट है, प्लस दिल्ली और पांडिचेरी को भी शामिल किया जाता है, तो 28 + 2 हो जाती है, तो 30 हो जाते हैं। तो आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन के संदर्भ में दिल्ली व पांडिचेरी भी शामिल है। जरा देखिए, आधे राज्यों के विधान मंडल में दिल्ली एवं पांडुचेरी भी शामिल है, दिल्ली और पांडुचेरी भी शामिल है, तो आपका 28 + 2 बराबर 30 हो गई साथी, बराबर 30 हो गई। तो अनुच्छेद 368 में राज्य विधानमंडल शब्द उल्लेखित है, अर्थात जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। जरा देखिए, आर्टिकल 368 में राज्य विधानमंडल शब्द उल्लेखित है। अनुच्छेद साथियों देखिए, अनुच्छेद 368 में राज्य विधान मंडल शब्द उल्लेखित है साथियों। तो कहने का तात्पर्य, जिन स्टेट्स में विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है वहां से दोनों से ही अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी कि जिन राज्यों में साथियों देखिए, जिन राज्यों में राज्य विधान सभा व विधान परिषद है वहां दोनों से अनुमोदन, वहां दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है, दोनों से प्राप्त होना साथियों आवश्यक है। राज्य विधानमंडल अनुमोदन देगा व इनकार करेगा, समझ लो ना बात को। तो संसद के विशेष बहुमत पारित होने के बाद जब कोई विधेयक विधानमंडल के अनुमोदन के पास अनुमोदन हेतु आता है तो वो उस पर राज्य विधानमंडल साथियों अनुमोदन दे भी सकता है, अनुमोदन देने से इनकार भी कर सकता है, लेकिन उनमें से किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता। जरा देखिए आप कि जब आधे राज्यों के विधानमंडल
यानी कि संसद में विशेष बहुमत पारित होने के बाद, जरा देखिए, संसद में विशेष बहुमत पारित होने के बाद, संसद में विशेष बहुमत पारित होने के बाद जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल के, जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल के पास अनुमोदन के लिए आता है, अनुमोदन के लिए आता है तो क्या होता है साथियों, राज्य विधानमंडल के पास आता है तो जरा देखिए, पहली बात तो ये कि वो उस पर अनुमोदन दे भी सकते हैं, अनुमोदन दे भी सकते हैं। दूसरा, अनुमोदन से इनकार भी कर सकते हैं, अनुमोदन दे भी सकते हैं, अनुमोदन देने से इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो किसी प्रकार का, लेकिन तीसरी बात देखिए, लेकिन उसमें वह किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, किसी प्रकार का संशोधन साथियों वो नहीं कर सकते। तो संविधान संशोधन के संदर्भ में पहल संसद में ही की जाती है, पहल संसद ही करती है, यानी राज्य विधानमंडल नहीं। कुछ प्रावधानों में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडल का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो ये बात समझ में आई कि संविधान में संशोधन हेतु, संविधान में संशोधन हेतु पहल जो की जाती है वो संसद ही करती है, राज्य विधानमंडल नहीं। लेकिन कुछ संशोधन में, लेकिन कुछ संशोधनों में अनुमोदन यानी राज्य के विधानमंडल का अनुमोदन होना आवश्यक होता है साथियों, आवश्यक है। आई बात समझ में। अब संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का पाठ चालू हो गया, एक तरह से हम जो पढ़ रहे थे, तो आज की जो हमारी क्लास है साथियों यही समाप्त होती है और कल हम इसके बाद में फिर और चर्चा करेंगे। अभी संविधान संशोधन का हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, कौन सामान्य बहुमत में आते हैं, कौन विशेष बहुमत में आते हैं, कौन विशेष प्लस आधे राज्यों से आते हैं, इसके बारे में हम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज आपका काफी टॉपिक है जो क्लियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाएं पूछे जाते हैं। धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है।